गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, पिछले दिनों के सेशंस में हमने एक प्रोजेक्ट के बारे में समझा था, दैट वाज प्रोजेक्ट फ्रीडम। अब मैंने आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर बताया था कि किस तरह से यूएसए ने प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट किया है एंड इसके माध्यम से वो चाहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पास जो शिप्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए, उनका फ्री मूवमेंट हो पाए। इसके लिए यहाँ पर यूएस ने प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। पर मैंने तब आपको बताया भी था कि इससे कहीं ना कहीं ईरान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा एस्केलेट हो सकता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है ना, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर पॉज लगा दिया है, टेम्पररी बेसिस के ऊपर रोक लगा दी है अभी इस प्रोजेक्ट के ऊपर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि अभी ईरान के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, इसीलिए हम यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को थोड़ी देर के लिए हम इसको पॉज लगा रहे हैं। अगर ईरान डील मान जाता है तो उस केस में यहाँ पर जो युद्ध है वो तभी खत्म हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे कहना है। अब देखते हैं क्या होता है, पर ये अपडेट था प्रोजेक्ट फ्रीडम के रिगार्डिंग। अच्छा, एक और बात भी है दोस्तों, अभी इलेक्शंस हम सब ने देखे, पिछले दिनों के अंदर हुए, उनका रिजल्ट भी आया। पर एक चीज ना जो वेस्ट बंगाल के अंदर हमें आज के टाइम देखने को मिल रही है वो है पोस्ट पोल वायलेंस, यानी कि इलेक्शंस के बाद ना वायलेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब एक बात, अगर आप थोड़ा हिस्ट्री उठा के देखो ना बंगाल इलेक्शंस की, तो लगभग हर बार ऐसा ही हुआ है कि इलेक्शंस के बाद वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुई है। मतलब इलेक्शंस के टाइम भी हुई, इलेक्शन से पहले भी हुई और इलेक्शन के बाद भी। इनफैक्ट ना, अगर मैं बात करूं 2021 इलेक्शंस की, तो उस टाइम के ऊपर भी बहुत ज्यादा वायलेंस हुई। अब 2026 में फिर से यहाँ पे वायलेंस देखने को मिल रही है। नोटिस करने को पता क्या मिल रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस कर पाओगे कि कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता, उनको यहाँ पे मार दिया गया है सामने वाली पार्टी से। ऐसे ही टीएमसी के जो कुछ कार्यकर्ता थे उनके ऊपर भी यहाँ पे अटैक्स हुए, उनको भी मारा गया है। इनफैक्ट बहुत सारी जगहों के ऊपर तो जो तृणमूल कांग्रेस के ऑफिसेस थे उनको यहाँ पे तोड़ दिया गया है एक भारी भीड़ के द्वारा। तो ये पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये जो एक कल्चर रहा है ना, कहीं ना हमें इस कल्चर को खत्म करने की जरूरत है। क्योंकि देखो, इलेक्शंस ठीक है, आप लड़ते हो एक दूसरे के अगेंस्ट, आप दोनों अपोजिंग पार्टीज हो सकते हो जो कि हैं भी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन जीत गए या इलेक्शन हार गए तो उस चक्कर में सामने वाली पार्टी के आप कार्यकर्ता को मार देंगे या फिर भीड़ के द्वारा इस तरह से उनके ऊपर अटैक किया जाएगा। ये बहुत ही खराब चीज है। एंड आई होप कि जो कल्चर है यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है, इसको हम यहाँ पे आगे फ्यूचर में रोक पाए। दोस्तों, डेट है आज की 7 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। अभी बात बंगाल की ही हो रही थी, तो थोड़ा बंगाल के बारे में और भी अंडरस्टैंड करते हैं। दरअसल में यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं अभी फिलहाल तो हैं ममता बनर्जी जी, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि मैं अपने पोजीशन, सीएम की पोजीशन से रिजाइन नहीं करूंगी। इनका यहाँ पे ऐसा कहना है कि बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली करी है, तो दरअसल में इन्होंने चुनाव जीता है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। तो थोड़ा सा यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लो इन्होंने मना कर दिया रिजाइन करने से, तो फिर कैसे काम बनेगा आगे फ्यूचर में। तो थोड़ा सीएम के बारे में हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि एक स्टेट का जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर ही होते हैं। जो गवर्नर होते हैं वो केवल एक नॉमिनल हेड होते हैं। कुछ संविधानिक आर्टिकल्स में इनकी पावर का डिस्कशन है। जैसे आर्टिकल 163 की बात करें, आर्टिकल 163 बोलता है कि जो चीफ मिनिस्टर होंगे वो काउंसिल को हेड करते हैं एंड यही काउंसिल जो होती है ये एड एंड एडवाइस करती है गवर्नर को। इसके साथ साथ आर्टिकल 164 ये बात करता है कि सीएम अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। ठीक है, जो भी स्टेट के गवर्नर होते हैं वो इनको अपॉइंट किए जाते हैं, और जो वहां की काउंसिल होती है इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द असेंबली। जैसे आपने नोटिस किया होगा ना कि जैसे सेंटर लेवल के ऊपर वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे यहाँ पर काउंसिल जो होती है वो असेंबली को रिस्पॉन्सिबल होती है। आर्टिकल 167 बात करता है कि जो भी डिसीजन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर को यहाँ पे बताते हैं। एंड इस तरह से स्टेट असेंबली का 5 साल का टेन्योर होता है, अनटिल अनलेस की कुछ पहले कुछ हो जाए, कई बार पहले डिसॉल्व हो जाए, अदरवाइज 5 साल का आपको टेन्योर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, गवर्नर क्या करते हैं, अगर मान लो किसी को मेजोरिटी आई है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे चीफ मिनिस्टर यहाँ पे उनको अपॉइंट कर देते हैं। पर कई बार ऐसा भी होता है कि मान लो मेजोरिटी पूरी नहीं आई, तो उस केस में यहाँ पर गवर्नर के पास पावर होती है कि वो देखते हैं कि किसको फिर यहाँ पर सीएम बनाना चाहिए। उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे वो मेजोरिटी प्रूव करवाने के लिए कुछ यहाँ पे टाइम देते हैं। अब मेजोरिटी कहाँ प्रूव होती है, ये होती है फ्लोर टेस्ट से।
ठीक है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेजोरिटी है तो यहाँ पे फ्लोर टेस्ट के ऊपर आपको साबित करनी पड़ेगी। अगर मेजोरिटी जा चुकी है तो वहां पर फिर रेजिग्नेशन या रिमूवल हो जाता है चीफ मिनिस्टर का। ठीक है, तो कैसे अपॉइंट होते हैं तो मैंने आपको बता दिया। बाकी एक चीज और ध्यान रखना कि अगर मान लो चीफ मिनिस्टर ने रिफ्यूज कर दिया रिजाइन करने से, जैसे अभी यहाँ पे ममता दीदी यहाँ पे बोल रही हैं कि मैं रिजाइन नहीं करूंगी, तो उस केस में ना जो गवर्नर होता है ना वो यहाँ पे डिसमिस कर सकते हैं उस सरकार को। कैसे? आर्टिकल 365 के अंतर्गत। आपको पता होगा आर्टिकल 365 में जो गवर्नर होते हैं वो यहाँ पर एक रिपोर्ट भेज सकते हैं, एंड अगर ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी ब्रेकडाउन हुई है तो उस केस में यहाँ पर वो प्रेसिडेंट रूल की यहाँ पे मांग कर सकते हैं। ठीक है, इवन अदरवाइज भी लिखा हुआ है, मतलब आपने अगर आर्टिकल 356 अच्छे से पढ़ा होगा तो वहां पर उसके माध्यम से डिसमिस करवाया जा सकता है सरकार को, एंड इस तरह से फिर क्या होगा कि चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा। एक तो है कि आप खुद रिजाइन कर दो, क्योंकि अगर आप इलेक्शन हार गए हो, अगर रिजाइन नहीं कर रहे तो आपको हटाया भी जा सकता है, आपको डिसमिस करवाया जा सकता है अंडर आर्टिकल 356। ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम बात करें तो आप लोगों को एसआर बुमई केस याद होगा। ठीक है, बहुत ही फेमस केस है। एसआर बुमई केस ये बोलता है कि जो मेजोरिटी होती है ना वो असेंबली फ्लोर के ऊपर टेस्ट की जाती है, ना कि वो गवर्नर डिसाइड करेंगे। तो फ्लोर के ऊपर अगर आपके पास नंबर्स हैं तो वहीं पर टेस्ट होगा आपकी मेजोरिटी का। इसके अलावा एक बहुत फेमस केस और भी है, नवम रेबिया वर्सेस डिप्टी स्पीकर ऑफ मणिपुर। ये जो केस हुआ था ना, यहाँ पर भी बोला गया था कि गवर्नर अपनी मर्जी से यहाँ पे एक्ट नहीं कर सकते और जो चुनी हुई सरकार है उसके डिसीजंस को बाईपास नहीं कर सकते। तो ये कुछ बातें आप ध्यान में रखेंगे कि जो गवर्नर के पास डिस्क्रिशन पावर होती तो है, पर ये डिस्क्रिशनरी पावर भी लिमिटेड होती है, इनके पास अनलिमिटेड अपनी मनमर्जी की पावर नहीं होती गवर्नर के पास। ऐसा यहाँ पर इस केस के अंदर बोला गया था। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक जो हमारे सामने है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिगार्डिंग इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0। अब देखो 5.0 तो चलो मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, पर पहले सिंपल समझो कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम नॉर्मली पहले केस में क्या थी। देखो याद करो कोविड-19 पेंडेमिक का समय। अब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो सर बहुत सारे जो छोटे दुकानदार थे, छोटे बिजनेसेस थे, छोटे होटल्स थे, है ना, एमएसएमईज थे, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि सब कुछ बंद हो गया था। अब ऐसे केस में उनका बिजनेस ही ठप हो गया था, राइट। अब यहां पर ना देखो इनको अपना बिजनेस जारी करने के लिए पैसों की जरूरत थी, तो एक तो था कि ये बैंक से लोन ले लें, पर दिक्कत पता क्या है, बैंक इनको लोन देना नहीं चाहता था क्योंकि बैंक को डर था कि ऐसा हो सकता है कि यार ये एमएसएमईज हैं, ये हो सकता है रीपे ना कर पाए, लोन को वापस ना दे पाए। तो ऐसे केस में ना सरकार सामने आई, गवर्नमेंट ने बोला देखो यार कि आप ना इनको लोन दीजिए, आप डरिए मत, अगर इन्होंने लोन वापस नहीं किया तो हम आपको पैसा रीपे कर देंगे। यानी कि सरकार ने ना एक तरह की गारंटी दी। इस गारंटी की वजह से बैंक्स एनकरेज हुए कि चलो ठीक है हम यहाँ पे लोन दे देंगे। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम थी ये 2020 में शुरू हुई थी। आत्मनिर्भर पैकेज उस टाइम के ऊपर लाया गया था ताकि जो भी बिजनेसेस कोविड-19 लॉकडाउन से इफेक्ट हुए हैं उनको हम यहाँ पे मदद कर पाए। ठीक है, खासकर अगर हम बात करें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को यहाँ पे मेजर फोकस यहाँ पे रखा गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल पहले ये 1.0 आया था, ठीक है, तो उस टाइम 2020 की बात है कि ठीक है ना, तो उस टाइम के ऊपर बात करी गई कि हाँ आपको एक्स्ट्रा लोन मिल जाएगा अप टू 20% ऑफ आपका जो भी लोन आपका आउटस्टैंडिंग है उसका। फिर आगे जाके 2.0 आया, यहाँ पर कामत कमेटी, ये कामत कमेटी आप लोगों ने अपने इकोनॉमी के अंदर पढ़ी होगी, केवी कामत, ठीक है ना, बहुत ही फेमस पर्सन है, ठीक है, केवी कामत जी। तो उन्होंने मतलब इनको आरबीआई ने एस्टेब्लिश किया था केवी कामत कमेटी को, एंड इनको बोला गया था कि आप रिकमेंडेशन दीजिए कि किस तरह से हमें यहाँ पे रीस्ट्रक्चर करना है अपने कॉर्पोरेट लोन्स को, ठीक है, जिनको यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक से। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, कुछ रेशियोज बताई डिफरेंट 26 स्ट्रेस सेक्टर्स के लिए, तो उनके ऊपर फोकस करने के लिए हमने ये 2.0 स्कीम लेकर आए। फिर आगे 3.0 आया, यहाँ पर बात करी जैसे आपका टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स पे ऊपर बहुत इंपैक्ट आया था, आपको याद होगा, ठीक है, टूरिज्म बिल्कुल बंद हो गया था तो उसको वापस रिवाइव करने के लिए आया था। फिर 4.0 ये यहाँ पे आई थी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स के लिए, क्योंकि आप जानते हो कि सेकेंड वेव के अंदर तो देखो ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी देश के अंदर, तो उस टाइम के ऊपर हमें चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस तरह से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाएं, तो उसके लिए 100% गारंटेड लोन्स अप टू 2 करोड़ यहाँ पे प्रोवाइड किए गए थे इस 4.0 स्कीम के माध्यम से। अभी यहाँ पर क्या लाया जा रहा है 5.0। क्यों सर अब क्या जरूरत पड़ गई है? देखो अब जरूरत ये पड़ी है क्योंकि देखो आज के टाइम ना ये जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है,
ये दरअसल में बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है। आप लोग सोचोगे सर कोविड-19 जितना बड़ा तो नहीं है। हाँ, कोविड-19 जितना बड़ा भले ही नहीं होगा, पर एक आम इंसान से आप पूछ के देखो, आपको खुद रियलाइज़ होगा कि अभी कितनी दिक्कत आ रखी है। कई बार ना देखो, अब तो न्यूज़ उतना मीडिया में रिपोर्ट नहीं होता, पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोग जो अलग-अलग गाँव से थे, वो अपने गाँव वापस जा चुके हैं, जो पहले दिल्ली, मुंबई या और किसी शहर में काम कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे एक तो खर्चा बहुत बढ़ गया है, होटल्स बंद हो गए हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ों पे इम्पैक्ट आया है। तो ऐसे केस में ना बिज़नेसेस को रन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल का बात आज के समय बन चुका है। तो इसके लिए यहाँ पे 5.0 हम यहाँ पे स्कीम लेकर आए हैं। एंड इवन अगर हम बात करें ना, जो एयरलाइंस होती हैं, इनके ऊपर भी इम्पैक्ट आया है, क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हो कि तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट आपकी एयरलाइंस के ऊपर भी आ रहा है। तो यहाँ पर एमएसएमईज, नॉन एमएसएमईज और शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइंस, इनको यहाँ पर हम चाहते हैं कि इनको यहाँ पे पैसा मिले, इसीलिए हमने यहाँ पे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 यहाँ पे लॉन्च करी है। अब यहाँ पर एमएसएमईज के लिए तो सरकार 100% गारंटी दे रही है, पर नॉन एमएसएमईज और एयरलाइन सेक्टर के लिए 90% गारंटी यहाँ पे इसके अंतर्गत दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के माध्यम से लगभग 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा जो एक्स्ट्रा लोन है वो यहाँ पे दिया जा पाएगा, और इसमें 5,000 करोड़ अलग से हमने एयरलाइंस के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है ना? तो बाकी आप नोटिस कर पाओगे, एयरलाइंस के लिए 100% एडिशनल क्रेडिट उनको मिल सकता है, जितना ऑलरेडी लोन था उसका 100% और मिल सकता है। पर कैपिंग यहाँ पे रखी गई है कि मैक्सिमम 1500 करोड़ ही एक पर्टिकुलर बोरोवर को दिया जा सकता है। देखो एयरलाइन के लिए ना ये लोन चाहिए होता है। आप सोचोगे 1500 करोड़ तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, पर आप देखो यार, अगर इंडिगो को पैसा चाहिए तो 1500 करोड़ कुछ भी नहीं है इंडिगो के लिए। समझे मेरी बात को? तो एयरलाइंस के लिए नंबर बहुत छोटा होता है, बाकियों के लिए, हमारे लिए नंबर बहुत बड़ा है 1500 करोड़, बट एयरलाइन बिजनेस ऐसे ही रन होता है। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, बाकियों के लिए जितना भी उनका वर्किंग कैपिटल होता है, मैक्सिमम वर्किंग कैपिटल उसका 20% उनको यहाँ पे लोन के फॉर्म में दिया जा सकता है, पर उसकी भी मैक्सिमम कैप रखी गई है 100 करोड़। कौन ये सारा इंप्लीमेंट करेगा? वो है आपका नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। ये यहाँ पे इसको पूरा यहाँ पे रन करेगी, इसको इंप्लीमेंट करेगी। एंड इस बेसिस के ऊपर 5 साल के लिए एमएसएमईज और नॉन एमएसएमईज के लिए होगा, और एयरलाइंस के लिए 7 साल के लिए होगा। इससे पैसों की दिक्कत नहीं आएगी, सप्लाई चेन अच्छे से रन होती रहेगी, और हम यहाँ पे अपने बिजनेसेस को इम्पैक्ट होने से यहाँ पे बचा पाएंगे। राइट? ये है 5.0 स्कीम। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है जमैका, सूरीनाम और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। इनके बारे में हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखो एक्चुअली पता क्या है, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर, वो यहाँ पर इन देशों के विजिट पे गए हैं। अब ये देशों में एक खास बात पता क्या है, कि यहाँ पर गिरमिटिया कम्युनिटी आपको देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि सर ये गिरमिटिया कम्युनिटी क्या है? देखो ये क्वेश्चन ना मेंस में भी आए हुए हैं इस टाइप के, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखो कि हुआ पता क्या, कि जब देखो दुनिया भर में जब स्लेवरी खत्म होगी ना, उसके बाद एक नया सिस्टम निकल के आया गिरमिटिया वाला। क्या था? देखो इसमें पता क्या था, जो ब्रिटिशर्स या बाकी जो और यूरोपियन पावर्स थी, वो क्या करती थी, भारत से बहुत सारे लोग उन्होंने अलग अलग देशों में भेजे। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि और भी देशों से जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में भेजे। क्यों? क्योंकि वहां पर ना लेबरर्स की जरूरत थी। जैसे आप नोटिस कर पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल शुगर के लिए, टी, रबर और बाकी कैश क्रॉप प्लांटेशन के लिए लोगों की जरूरत थी। तो भारत से और कई देशों से यहाँ पे जो लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज भेजे गए, जैसे आपका कैरेबियन कंट्रीज में फिजी, मॉरिशियस, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इन अलग अलग देशों में भेजे गए। अब यहाँ पर क्योंकि ना इनके साथ एक एग्रीमेंट किया जाता था, जो ब्रिटिशर्स ना एग्रीमेंट करते थे। अब हम ना एग्रीमेंट उतना बोल नहीं पाते, हम बोलते थे गिरमिट गिरमिट अग्रीमेंट हो गया, ठीक है? तो गिरमिट वर्ड वहां से आया दरअसल में। तो भारत के लेबरर्स ना गिरमिट बोलते थे एग्रीमेंट को, तो वहीं से हम इनको बोलने लग गए गिरमिटिया कम्युनिटी। तो देखो अब वो गए थे 19वीं सदी में, 20वीं सदी के स्टार्टिंग के अंदर, तो उनकी कई जनरेशन वहां पे रहती हैं, पर उनके जो रूट्स हैं वो भारतीय ही हैं। वो भारत के ही लोग थे जो 100, 150, 200 साल पहले वहां पे, जिनको ब्रिटिशर्स ने वहां पे भेजा था, तो वहां पर वो काम कर रहे हैं। तो देखो कनेक्शन तो भारत के साथ उनका डेफिनेटली है ही है। इन्हीं को बोलते हैं या कम्युनिटीज। और जमैका, सूरीनाम, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ये नंबर्स आपको काफी अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा इन तीनों देशों के बारे की लोकेशन में हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखो जमैका, ये आपका कैरेबियन सी के अंदर आपको देखने को मिलेगा, इन द अटलांटिक ओशियन। ठीक है? एक ना ग्रेटर एंटिलिस है, यहाँ पर एक लार्जर आइलैंड्स हैं, जिसमें आपका कैरेबियन के अंदर क्यूबा आ गया, हिस्पेनियोला आ गया, जमैका आ गया, प्योर्टो रिको आ गया।
ठीक है, इसी में आपको जमैका भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसकी जो कैपिटल है यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, दैट इज किंगस्टन। और यहाँ पर एक एक ग्रुप है जैसे कैरिकॉम कम्युनिटी, जिसको हम कैरिबियन कम्युनिटी बोलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी गए थे इनके साथ, हमने यहाँ पे काफी अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करी है। तो जमैका उस कैरिकॉम कम्युनिटी का भी यहाँ पे मेंबर है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पर आपको कंट्री देखने को मिलेगी सूरीनाम। ये आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएगी, बिल्कुल ब्राजील के साथ इसका बॉर्डर यहाँ पे टच होता है। ठीक है, साउथ में आपको ब्राजील देखने को मिल जाएगा, बाकी गुआना वेस्ट में, फ्रेंच गुआना आपका ईस्ट में, और आपका अटलांटिक ओशन इधर आपको नॉर्थ साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। इसकी कैपिटल है आपकी परामरिबो। ठीक है ना। तो बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे कि जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, वो काफी मेजर पोर्शन आपका सूरीनाम कंट्री के अंदर आपका उसका आता है। बाकी ये भी कैरिबियन कम्युनिटी की यहाँ पे मेंबर है, बाकी यूएन का तो मेंबर है ही है। उसके अलावा ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन, वो एंड साथ साथ जो नाम था नॉन अलाइन मूवमेंट, उसका भी यहाँ पे मेंबर आपको सूरीनाम देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की, ठीक है, ये कई बार आपने नाम सुना होगा। टीएनटी, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल वेनेजुएला के पास में है, और इसकी कैपिटल सिटी आपको पोर्ट ऑफ स्पेन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ये भी आपका अटलांटिक ओशन के साथ ही यहाँ पे आपका लोकेटेड है, राइट। तो ये कुछ बातें थी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए थी। बाकी लिक्विफाइड नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोकेमिकल्स में ट्रिनिडाड एंड टोबैगो काफी अच्छा यहाँ पे एक्सपोर्टर देखने को मिल जाता है। आगे आएंगे दोस्तों, अगला टॉपिक हमारे सामने है रिगार्डिंग मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। दोस्तों यूनियन कैबिनेट ने 2026-27 से लेकर 30-31 तक एक मिशन स्टार्ट किया है, दैट इज मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम ना कॉटन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि कॉटन होता क्या है। देखो, कॉटन के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, ये एक फाइबर क्रॉप है, ठीक है ना। और इसको ग्रो करने के लिए आपको 21 से 27 डिग्री के बीच का जो टेम्परेचर है वो सबसे सही माना जाता है। हालांकि देखो 15 डिग्री तक भी जा सकता है जर्मिनेशन के समय के ऊपर, पर उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। बेसिकली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल में काफी अच्छा ये ग्रो करता है। और इसके जब इसका फल देने का टाइम आता है, फ्रूटिंग स्टेज होती है, उस टाइम के ऊपर गर्म दिन और ठंडी रातें अगर हो ना, तो सबसे शानदार क्वालिटी का जो फाइबर है हमारे सामने यहाँ पे निकल कर आता है। और यहाँ पर इनको ग्रो करने के लिए जो ब्लैक कॉटन रेगुर सॉइल है ना, वो सबसे शानदार मानी जाती है। हालांकि ये ग्रो आपका लीवल सॉइल में भी हो जाता है बहुत बढ़िया ढंग से, रेड सॉइल के अंदर भी हो जाता है, ब्लैक एंड रेड सॉइल में भी हो जाता है, पर मेजर आपका ब्लैक कॉटन जो सॉइल होती है ना, वो सबसे बढ़िया यहाँ पे मानी जाती है। इनफैक्ट अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटका, ये टॉप प्रोड्यूसर्स आपको देखने को मिल जाती हैं देश के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको कई कई जगह के ऊपर आपको ब्लैक सॉइल देखने को मिल जाएगी। बाकी ग्रो हर जगह ही होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भी हो रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में तो काफी अच्छी मात्रा में हो रही है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी हो रही है। पर यहाँ पे जहाँ ब्लैक सॉइल है ना, वहाँ इनकी कल्टीवेशन काफी अच्छी होती है। 4 अलग अलग प्रकार की कॉटन्स हैं जो भारत में ग्रो की जाती है, और भारत एकमात्र ऐसी कंट्री जिसमें चारों ग्रो होती हैं, जैसे आपका अर्बोरियम, हर्बेशियम, ठीक है ना, बारबेंडेंस, आपका हिस्टडम, ये चारों तरह की जो कॉटन होती हैं ये भारत में ग्रो करती है, और इंडिया एकमात्र ऐसी यहाँ पे कंट्री है। बाकी ज्यादातर जो एरिया कॉटन का है वो रेनफेड है, यानी कि बारिश के माध्यम से ही हम यहाँ पे डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर ही। और यहाँ पर कई सारी डिजीजेस यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जैसे आपका पिंक बॉलवॉर्म, व्हाइट फ्लाई, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, बॉल रॉट, ठीक है, टोबैको स्ट्रीक वायरस, ये सारे वो पेस्ट और डिजीजेस हैं जो यहाँ पे आपके कॉटन को इम्पैक्ट करते हैं, और आपकी फसल यहाँ पे इससे खराब हो जाती है। अब देखो, सरकार ने जब बीटी कॉटन को प्रमोट किया, इंट्रोड्यूस किया ना, उससे कॉटन की जो प्रोडक्शन थी काफी तेजी से बढ़ी। बाकी हमारे पास एक ऐप भी है, कपास किसान ऐप, ठीक है, उसके माध्यम से भी चीजें इंप्रूव हुई हैं। बाकी हमारा जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ना, उसके भी प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन चलते रहते हैं, वो भी यहाँ पे हेल्प करता है। जैसे अलग अलग करिए, हमारे पास टी कॉर्पोरेशन है, ठीक है, रबर है, उसी तरह से कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप ध्यान में ये रखिएगा कि यहाँ पर जो कॉटन है वो एक खारिफ क्रॉप है, ठीक है, और साथ ही साथ जो हम एमएसपी देते हैं ना, तो एमएसपी कॉटन के लिए भी दिया जाता है। आई होप आप सबको पता होगा कि जो एमएसपी होता है ना, वो आपका रिकमेंड किया जाता है सीएसीपी के द्वारा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। पर जो फाइनल रिकमेंडेशन को अप्रूवल देने की बात होती है, तो अप्रूवल आपका सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यहाँ पे इसको अप्रूव करता है। तो रिकमेंडेशन में सीएसीपी, अप्रूवल में सीसीईए यहाँ पे इसका अप्रूव करता है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर मिशन की। तो इस मिशन में बात क्या हुई है? देखो, इस मिशन में बात हुई है 5F विजन की। 5F जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है, दैट इज फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। यानी कि ना हम हर एक सप्लाई चेन को ऐसे इंटीग्रेट करें
कि किसानों ने जो यहाँ पे कॉटन उगाई है वो इस क्वालिटी की हो कि आगे जाके हम उसको फर्दर आगे जाके उसको एक्सपोर्ट पोटेंशियल के साथ हम यहाँ पे उसको बाकी दूसरे देशों के अंदर भेज पाएं। ठीक है, स्टार्टिंग में मिशन 14 स्टेट्स के अंदर चलेगा, 140 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कवर होंगे, फिर आगे जाके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को भी यहाँ पे और यहाँ पे हम कवर कर लेंगे। अब आप नोटिस करिएगा कि एक तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐसी कॉटन वैरायटीज यहाँ पे बनानी है जो पेस्ट रेजिस्टेंट हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई तरह के पेस्ट और डिजीज यहाँ पे इसको लगती हैं। बाकी हाई यील्डिंग वैरायटी हमें यहाँ पे सीड जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करने हैं, प्लस टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे और अच्छी बनानी है। जैसे आप लोगों ने ना एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन आपने सुना होगा, ये बहुत ही शानदार क्वालिटी का कॉटन होता है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फाइबर की जो लेंथ होती है वो अच्छी होती है। तो वो जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिसके माध्यम से कपड़ा बहुत अच्छा बनता है, आपकी शर्ट्स काफ़ी शानदार बनती हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन की, उनके ऊपर हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। बाकी हमने यहाँ पर एक ब्रांडिंग के लिए कस्तूरी कॉटन भारत, ठीक है ना, ये इनिशिएटिव भी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, मार्केट रिफॉर्म्स हम यहाँ पे लेकर आएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें, हम यहाँ पे हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज, गिनिंग फैक्ट्रीज, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर और शानदार करेंगे। ठीक है, कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, कुछ ऐसी उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो हर एक चीज़ को हम यहाँ पे ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर बेंचमार्किंग कर रहे हैं चीज़ों की अपने, कि प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हों, ताकि वो जो 5F विजन है ना उसको हम यहाँ पे अचीव कर पाएँ। तो कस्तूरी कॉटन भारत जो है वो एक सर्टिफिकेशन एंड ब्रांडिंग इनिशिएटिव ही है इन सब चीज़ों के लिए, और इन सब चीज़ों को इंप्लीमेंट करेगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, साथ ही साथ आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो ये है आपका मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट आएंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है हैंटा वायरस के बारे में। दोस्तों अभी पता क्या हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है कि एक क्रूज शिप के ऊपर हैंटा वायरस का इन्फेक्शन फैल गया, जिस वजह से लगभग 3 पैसेंजर्स की डेथ हुई है और बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्फेक्ट हुए हैं। थोड़ा सा हमें समझना है कि आखिर ये हैंटा वायरस जो है ये फैलता कैसे है। देखो यहाँ पर आप पिक्चर में समझ गए होंगे, ये मेजर कारण बनते हैं रैट्स। आपके रैट्स, आपके माइस अगर वो इन्फेक्टेड हैं तो वो क्या करते हैं, तो जो वायरस है ना वो इंसानों तक फैल सकता है। कैसे? इनकी ड्रॉपिंग से, जो रैट्स की ड्रॉपिंग होती हैं या उनका यूरिन हो गया, उनका सलाइवा हो गया, उसके माध्यम से इंसानों तक फैल सकता है। तो एक तरह से वायरस है जो कि यहाँ पे रैट्स के माध्यम से इंसानों तक आ सकता है। क्या एक इंसान से दूसरे इंसान तक भी हो सकता है? देखो बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन बहुत ही रेयर होता है। अब होता क्या है कि अगर एक पर्सन हैंटा वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो उसको बुखार आता है, मसल पेन होती है, थकावट फील होती है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो सकती है। अब यहाँ पर 2 तरह की डिजीज़ यहाँ पे हैंटा वायरस से हो सकती है। एक है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम। देखो जब वर्ड आ गया ना पल्मोनरी, ये आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें, इससे ही आपका हैंटा वायरस से ह्यूमैरेजिक फीवर विद रिनॉल सिंड्रोम, ठीक है, इससे आपकी किडनीज इंपैक्ट होती हैं। अब एक बात और ध्यान रखनी है कि इसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। किसी को हैंटा वायरस हो जाए तो कोई प्रॉपर क्योर नहीं है उसका। तो कोशिश यही की जाती है कि जो भी उसको यहाँ पे सिम्टम्स दिख रहे हैं, अच्छा कि फीवर है तो फीवर को ट्रीट किया जाए, ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत आती है तो उसको ट्रीट किया जाए। तो वही सपोर्टिव और इंटेंसिव मेडिकल केयर के माध्यम से हम उनको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। कोई प्रॉपर क्योर इसके लिए हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं है। बाकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम यहाँ पे इसको रोकें, ठीक है ना, कि मान लो यहाँ पे रैट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, सैनिटेशन प्रॉपर हो यहाँ पे, ठीक है ना, प्रॉपर खाने को आप स्टोर करके रखें। ऐसा ना हो कि आपका खाना रोडेंट्स के द्वारा इन्फेक्ट हो चुका हो, तो उससे आपका क्या है, आपको चांसेस कम होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो यही है हैंटा वायरस से बचने का यहाँ पे एक तरीका, राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यहाँ पर आपके सामने कुछ ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो बिल्कुल दोस्तों ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही काम करती है, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। प्रोजेक्ट दीपक की बात करें तो प्रोजेक्ट दीपक जो है ये आपका NHAI का नहीं बल्कि आपका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का ही है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर नेशनल AI स्किलिंग प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसको नीति आयोग नहीं बल्कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, साथ ही साथ जो मैंने आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी बताया था ना, उनके द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इसीलिए जो आखिरी स्टेटमेंट है ये आपका, मतलब थर्ड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और लास्ट स्टेटमेंट की बात करें श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में, तो बिल्कुल वो बंगाल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट हुए थे 1929 और 1930 में अंदर। सो दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।